स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 2 पढ़ेंगे। इसका पहला पाठ हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसका नाम था 2 बैलों की कथा। और अब आज हम इसका दूसरा पाठ क्या लिखूं पढ़ेंगे, जिसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक गंगा का दूसरा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है बच्चों, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने अपने लेखन में अध्यात्म को, समाज सुधार को और साथ ही साथ लोक जीवन को प्रमुखता दी है। मतलब अपने निबंधों में उन्होंने इन सब के बारे में लिखा है। इन सब से संबंधित कह लो कि उनके निबंध या उनके लेखन हैं। और हमारे में जो पाठ दिया गया है क्या लिखूं, इस निबंध में बख्शी जी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है कि एक निबंध को कैसे लिखा जाता है, एक निबंध को लिखते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं बच्चों। इस पाठ में क्या लिखूं, जो हमारा पाठ है, निबंध है, इसके अंदर एक मास्टर जी हैं जिन्हें अपनी 2 विद्यार्थियों के लिए 2 निबंध लिखने हैं अलग अलग। वो लड़कियां हैं या विद्यार्थी हैं, नमिता और अमिता। इनके लिए उनको लिखना है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार। ये 2 विषय हैं जिनके बारे में उनको निबंध लिखने हैं। अब निबंध लिखने का जो समय है वो बहुत ही सीमित है और इनको निबंध बहुत ही बड़े बड़े लिखने हैं, 5 पेज के लिखने हैं। तो इसलिए लेखक जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, जो कि यहाँ मास्टर जी का रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो मास्टर जी परेशान हैं कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ से शुरुआत करूं, कितना लिखूं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन निबंधों को लिखने के लिए और उन समस्याओं को वो कैसे सुलझाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करें। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए जी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। हाँ, यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। और अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध के लेखक जो हैं, जिनका नाम है ए.जी. गार्डिनर, उनका क्या कहना है कि एक विशेष मानसिक स्थिति होती है लिखने की, कि एक मानसिक स्थिति होती है विशेष प्रकार की, जब हम लिख पाते हैं। हर वक्त कैसे भी कुछ भी हम नहीं लिख सकते उनके हिसाब से। और उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आ जाती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है, कि हमारे मन में कुछ ऐसे भाव उमड़ते हैं और हृदय में अचानक से स्फूर्ति आ जाती है और हम सोचते हैं कि बस अब तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जो लिखते हैं, लिखने के शौकीन हैं, जिनको लेखन कला आती है, उनके मन में अक्सर ऐसा होता है। वो किसी भी विशेष बात को, विशेष दृश्य को या विशेष कुछ भी अनुभव करते हैं तो उनको ऐसा सा अनुभव होता है और वो लिखना चाहते हैं। ठीक है, उस समय विषय की चिंता नहीं रहती कि हमें क्या लिखना है, किस विषय पर लिखना है। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। मतलब हैट टांगने कोई भी खूंटी या कोई भी हैंगर हो सकता है उस वक्त। कहने का मतलब कि लिखने के लिए कोई भी विषय हो सकता है। जब लिखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा हो, मन में बहुत ज्यादा लेखन के भाव उमड़ रहे हो, तो कोई भी विषय पर लेखक लिख डालेगा। ठीक है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। हाँ, ठीक है, तो असली वस्तु है हैट, मतलब मन के, हैट किसका प्रतीक बताया, मन के भावों का। ठीक है, और खूंटी मतलब विषय। तो विषय कैसा भी हो, कुछ भी हो, बस हैट होनी चाहिए, फिर आप कहीं भी टांग दोगे। कहने का मतलब अगर हमारे मन में भाव उमड़ रहे हैं लेखन के, तो हम किसी भी विषय पर जल्दी से लिख डालेंगे। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। ठीक है, वही बात हो गई। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित, मतलब
कि निकलते हैं, अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। सबकी अपनी-अपनी कला कौशल है, ठीक है ना? लेखक यहाँ पर कह रहे हैं हमें कि मैं तब लिख पाता हूँ, ठीक है, गार्डिनर साहब का कहना सही है कि जब भाव उमड़ते हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे कुछ लिखने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उसके बारे में चिंतन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मैं कुछ निबंध लिख पाता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, कि मतलब एक विशेष प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। ठीक है, कि मुझे कोई साधारण सा निबंध तो लिखना नहीं है कि हाँ, मैं कुछ भी लिख डालूँ। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता और अमिता ये जो लेखक हैं, मास्टर जी हैं, इनकी 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है? उनके लिए कुछ निबंध लिखना है विशेष प्रकार का, वो क्या? कि नमिता के लिए लिखना है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और अमिता के लिए लिखना है समाज सुधार के बारे में लिखना है, ठीक है? अब ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा, कि पहले ये एग्जाम में मतलब आ चुके हैं, परीक्षा में आ चुके हैं, और अब मुझे इन दोनों को ही उनके लिए लिखकर उनको निबंध रचना के बारे में समझाना होगा, ठीक है? ये लेखक का उद्देश्य है। अब आगे कहते हैं दूर के ढोल, अब वो जो पहला विषय उनका दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिख सकें? कि मतलब हाँ, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सबने सुना होगा कि जब ढोल को हम दूर से सुनते हैं, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं हमें, कि हाँ, अच्छा म्यूजिक लगता है, ठीक है, अच्छा संगीत लगता है। पर लेकिन क्या ये ऐसा विषय है कि जिसके बारे में हम 5 पेज लिख सकें? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है, कि समाज सुधार की बात हमेशा से की जा रही है, और जिसके संबंध में बड़े-बड़े विज्ञों मतलब कि बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े ज्ञानी जो हैं वो उनमें भी विरोध है कि हाँ, समाज सुधार के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए वगैरह-वगैरह। उसको मैं 5 पेज उसके बारे में कैसे लिखूँ कह रहे हैं। कहते हैं फिर कि मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों, कि निबंध शास्त्र के जो बड़े-बड़े आचार्य रहे हैं, पंडित रहे हैं, जिनको निबंध शास्त्र के बारे में बहुत ज्ञान रहा है, जिन्होंने बड़े-बड़े निबंध लिखे हैं, उनकी सम्मति की, उनकी रजामंदी की, वो क्या कहते हैं वो मैं जान लूँ। पहले यह समझ लूँ कि आदर्श निबंध क्या है, कि एक अच्छा निबंध होता क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। ठीक है? फिर वो कहते हैं तभी पता चलेगा कि ये कैसे लिखा जा सकता है, और फिर उसके बाद में ही किसी विषय की चिंता की जाए। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएँ देखी। ठीक है? लेखक बता रहे हैं कि इसलिए निबंध शास्त्रों के जो आचार्य हैं, जिनको बहुत ज्ञान है, उनकी मैंने बहुत सी रचनाएँ देखी। और एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रहती है। ठीक है? लेखक बता रहे हैं कि एक आचार्य का क्या कहना है कि निबंध छोटा होना चाहिए, छोटे में उसका सौंदर्य बना रहता है, बड़े में वो नहीं रहता। ठीक है? इस कथन को मान लेने में ही लेखक कह रहे हैं कि मेरा लाभ है, क्योंकि छोटा निबंध ही लिखना सही रहेगा, बड़े में तो बहुत समय लगेगा और बहुत कुछ सोचना भी पड़ेगा। ठीक है ना? पर लिखूं कैसे? अब वो कह रहे हैं चाहे छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं, लेकिन कैसे लिखूं? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कहना है कि निबंध के 2 प्रधान अंग, जिन्होंने कहा कि छोटा लिखना चाहिए, वही आगे कह रहे हैं कि निबंध के लिखने के 2 प्रधान अंग, कि जहां वो निबंध लिखने को समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निबंध लेखन के 2 प्रधान अंग हैं। वो क्या? सामग्री और शैली। सामग्री मतलब मटेरियल, कि क्या-क्या लिखा जाए, किस बारे में कितना-कितना लिखा जाए, वो सब मटेरियल या सामग्री हो गया। और उसके बाद है शैली, मतलब कला की, लेखन की कला भी आनी चाहिए, कि निबंध कैसे लिखा जाए। अगर आप में वो कला नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, चाहे आप जितना मर्जी चिंतन करें, कुछ भी करें। ठीक है ना? जिसको लिखना ही नहीं आता, निबंध लेखन की कला ही नहीं पता, वो जितना मर्जी उसको ज्ञान दे दो, कितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, लेकिन वो नहीं लिख सकता। ठीक है बच्चों? आगे आगे लेखक कहते हैं कि तो मुझे अब सामग्री एकत्रित करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा,
कि सारी सामग्री इकट्ठी करनी होगी, किस किस बारे में लिखना है। सामग्री इकट्ठा मतलब सोच विचार करके कि हाँ भाई इस बारे में इतना, इस बारे में इतना, ये सब सामग्री होगी, ठीक है, कि विषयों के उपविषय वगैरह। और फिर मुझे मनन करना चाहिए कि उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। हाँ, किसका जितना ज्यादा अध्ययन करना है, जिस विषय को हमने ज्यादा बारीकी से जाना है, पढ़ा है, अनुभव किया है किसी प्रकार से, उसके विषय में हमें ज्यादा विचार आएंगे और हम ज्यादा अच्छा लिख सकेंगे। ठीक है ना। जैसे कि बच्चों हमें अगर पहाड़ों के बारे में कुछ लिखने को दे दिया जाए, वहाँ के मौसम के बारे में या वहाँ के जो भी आसपास के वातावरण के बारे में अगर हमें लिखने को दे दिया तो हमें बहुत कठिनाई होगी। ठीक है ना। हम किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारी हो सकता है वीडियोस देखें या जाएं हम पर्सनली जाकर अनुभव करें, लेकिन जो वहां पर रहते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, वो आसानी से उसके बारे में बहुत अच्छा खासा लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये एक उदाहरण था। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, सारी बातें कह दी, अब कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने, इस पर निबंध भी लिखना पड़ेगा, ऐसा कौन सोच सकता है। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती, पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, ठीक है, मतलब खोज कर लेता, कि अगर मुझे पहले से पता होता दूर के ढोल सुहावने के बारे में लिखना है तो पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में जाता और इस विषय के बारे में मैं खोजबीन कर लेता, खोजता मतलब पढ़ता, बहुत कुछ किताबें कंसल्ट करता। पर अब समय नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में ही 2 निबंध तैयार करने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने आप ही ज्ञान पर विश्वास, अपने ही ज्ञान पर विश्वास लिखना होगा, कि खुद ही जो मेरे में ज्ञान है उस पर विश्वास करना होगा, सोचना होगा, मंथन करना होगा और लिखना होगा, क्योंकि ना ही कोई पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी है, ना ही कोई किताबें हैं, ना ही मेरे पास किसी प्रकार की सामग्री है, तो मुझे खुद ही अपने दिमाग से सोचकर लिखना होगा। ठीक है। आगे कहते हैं विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा मतलब बनावट, मतलब आउटलाइंस बना लेनी चाहिए कि हाँ इस बारे में इतना इतना लिखना है। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी होगी। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद उसका कुछ सारांश या उसकी समरी लिख देना तो आसान है कि 10-5 वाक्यों में लिखा, बाद में लिखें कि हाँ मैंने इसमें ये लिखा, लेकिन लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेना तो बहुत ही कठिन है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि एजी गार्डिनर को एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने लिखा कि मैं शीर्षक देने का भार अपने एक मित्र पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि उनको लगता था कि शीर्षक देना कठिन, और यहाँ पर शीर्षक दिया है उसके बारे में लिखना है, तो मतलब वो मन से लिखते थे जो उनके मन में विचार आते थे, और शीर्षक फिर उनका मित्र दे देता था। लेकिन यहाँ लेखक को शीर्षक दिया गया और उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में लिखना है, तो बहुत ही कठिन काम है लेखक के हिसाब से। ठीक है। फिर ये बता रहे हैं कि जितनी कठिनाई नामकरण में हुई होगी तभी तो घबराकर नाम ना रख, हाँ, कि नाम नहीं रख सकने के कारण ही ये बता रहे हैं शेक्सपियर जो थे उन्होंने अपने एक नाटक का नाम क्या रख दिया था, जैसा तुम चाहो। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था क्या शीर्षक दें, तो शेक्सपियर ने अपने एक नाटक का नाम रख दिया था जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार नहीं होगी कि पहले मेरे को हेडिंग मतलब दी गई है, टॉपिक दिया गया, विषय दिया गया और उसके बारे में मैं लिखूं, तो ये बहुत ही कठिन होगा मेरे लिए, ऐसा लेकर कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों और एक दूसरे संबंधित। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। लेखक क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे वाक्य तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं मास्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ। अपनी विद्वता मतलब अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए मुझे बड़े वाक्य लिखने जरूरी हैं। अपने गौरव को स्थापित करने के लिए, मतलब अपने सम्मान को स्थापित करने के लिए बड़े वाक्य लिखना जरूरी है। छोटे छोटे वाक्यों में मैं सही से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि बाण भट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं, वाक्यों में अस्पष्टता भी होनी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता, यह दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है।
हाँ, बाणभट्ट लेखक और उनकी एक रचना कादम्बरी के बारे में कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने ऐसे ही वाक्य लिखे हैं और उनका कहना ये है कि वाक्यों में अस्पष्टता भी होनी चाहिए कि हर वाक्य आसानी से पढ़ते ही सरलता से समझ में आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वरना उसमें गांभीर्य नहीं आता, गंभीर नहीं होते वो, और दुर्बोधता भी होना जरूरी है कि मतलब ये नहीं कि उसका बोध आसानी से समझ में आ जाए, मतलब गहराई तक असर छोड़ दे, कुछ ऐसा होना चाहिए, गहराई तक उसको जानना पड़े, ऐसा होना चाहिए लेख। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी जो अज्ञों से भी न सुलझ सके, और सेनापति सेनापति भी लेखक हैं, ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है कि जिसे आसानी से ना समझा जा सके, सुनने में मतलब समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो, तभी उसमें गांभीर्य आता है, उसे जानने की इच्छा होती है और गहराई तक हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। सरलता से पढ़ लिया, समझ में आ गया, बस ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम किसी को जानने की, कुछ जानने की मशक्कत करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो फिर हम उसको लंबे समय तक याद रखते हैं, उसके अंदर छिपे ज्ञान को हम प्राप्त करने के का प्रयत्न करते हैं और उसके अंदर छिपे ज्ञान को हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए कि अलंकार भी होने चाहिए, मुहावरे होने चाहिए, लोकोक्तियां होनी चाहिए, उससे जो निबंध है वो अच्छा हो जाता है, लेख सुंदर हो जाता है और रुचिकर भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे कह रहे हैं अंग्रेजी के निबंधकारों में एक दूसरे निबंधकारों ने एक दूसरे की पद्धति को अपनाया है, एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है, सॉरी। हाँ, जो अंग्रेजी के निबंधकार है, जो अंग्रेजी में लिखते हैं, उन्होंने दूसरी पद्धति अपनाई है। वो क्या कि उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही करे ना से दो, कि जो हिंदी के लेखक हैं, आचार्य हैं, बहुत ज्ञानी, ठीक है, हो सकता है उनकी कसौटी कसौटी पर खरे ना उतरे, उनको अंग्रेजी के लेख हो सकता है पसंद ना आए, उनको सही ना लगे उनके जो शैली है, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका बहुत मान है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टिन समझे जाते हैं कि उन्होंने ही उस पद्धति को जन्म दिया है। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। हाँ, कि उसमें क्या होता है, जो अपने जीवन में उन्होंने स्वयं देखा या सुना या खुद अनुभव किया, उसी को ही वो लिखते हैं। लिपिबद्ध कर देना मतलब लिख देना। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, कि जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं कि हाँ ये लिखना है, ऐसे लिखना है, इतने वाक्य होने चाहिए, इतने शब्द होने चाहिए, शब्दों में ये डालना है, वो डालना है, व्याकरण कैसे, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अपने मन में उनके जो विचार उठते हैं या जो जीवन में देखा है, अनुभव किया है, उसी के बारे में वो लिख देते हैं। ठीक है, उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है कि मतलब उच्च श्रेणी की कल्पना करना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ना आख्यायिक लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। हाँ, आख्यायिक का मतलब कि पुरानी किसी घटना पर आधारित कोई कथा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जो कि पुरानी किसी घटना को जानना है, उसके बारे में कोई कथा सुने और उसके बारे में लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो खुद अनुभव कर रहे हैं वो लिखते हैं। ठीक है, और लेखक की सूक्ष्म दृष्टि चाहिए कि बहुत बारीकी से जानना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और विज्ञ मतलब जो भी ज्ञानी है, वैज्ञानिक है या जिनको ज्ञान है, उसकी गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की, गांभीर्य के साथ पूरा हर चीज के तर्क देकर और फिर विवेचन करना, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, कौन, अंग्रेजी के निबंधकार, बहुत ही साधारण सा जो जीवन में अनुभव करते हैं वही उसको अपने शब्दों में पिरो देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, जिसमें कहो कि उनकी रचनाओं में मन की स्वच्छंदता बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उसमें उल्लास बना रहता है, मतलब खुश रहते हैं वो। ठीक है ना, और ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना ही कल्पना की महिमा, ना ही तो बहुत ज्ञान चाहिए और ना ही कि बहुत ज्यादा कल्पनाएं करने की आवश्यकता है, जो देखते हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, तो पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही लिख दूं कि जो जो अनुभव किया, जो जीवन में देखा है, वही सब कुछ सोचूं और लिख देता हूँ।
उसका ही अनुसरण मतलब उसी को फॉलो करते, मैं भी ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर आगे कहते हैं मुझे 2 निबंध लिखने हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। ये अमीर खुसरो की एक कहानी के बारे में बता रहे हैं। जब उनको प्यास लगती है तो कुएं के पास पहुंचते हैं। 4 औरतें वहां पर पानी भर रही थी, ठीक है। अमीर खुसरो एक बड़े लेखक, वो एक बार कुएं के पास पहुंच जाते हैं पानी पीने। 4 औरतें वहां पर पानी भर रही थी। पानी मांगने पर औरतों ने एक शर्त रख दी। पहली ने कहा कि मुझे खीर पर कविता सुनाओ, दूसरी ने कहा मुझे चरखे पर, तीसरी ने कहा कुत्ते पर और चौथी ने कहा ढोल पर। तो अमीर खुसरो बहुत ही प्रतिभावान थे, बहुत ही टैलेंटेड थे। उन्होंने चारों की इच्छा एक ही पद्य में पूरी कर दी और कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। कि एक ही पद्य के अंदर चारों की इच्छा पूरी कर दी। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं क्यों ना मैं भी ऐसा करूं कि दोनों निबंधों को का समावेश एक ही में करके समझा दूं। अब आगे लेखक कहते हैं कि मुझे खुसरो की प्रतिभा, कि हाँ मुझ में खुसरो की प्रतिभा तो नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है, क्योंकि एक ही निबंध में मैं 2 का समावेश कर दूंगा। दूर के ढोल, आगे अब वो लिखना शुरू कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेकिन उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। कर्कशता मतलब जो उसकी कठोरता है, जो कठोर वाणी है, वो नहीं पहुंचती। कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगर हम दूर से ढोल सुन रहे होते हैं तो वो हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, मन भावन संगीत लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कर्कशता है, जो कठोरता है उसके संगीत में, वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हमें सिर्फ अच्छा सा म्यूजिक या अच्छा सा संगीत सुनता है, इसलिए हमें वो सुहावना लगता है, ठीक है। लेकिन जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कानों के पर्दे फटते हैं, तब दूर किसी नदी के, हाँ, कि पास में जो बैठे हैं उनके कानों में पर्दे फटने लगते हैं, भाई कितनी तेज ढोल है, ठीक है ना। लेकिन उसी सेम समय पर दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय, मतलब शाम, ऐसी कल्पना सी कर रहे हैं कि शाम के समय पर अगर नदी के तट पर दूर किसी दूसरे के कान में वही शब्द या वही आवाज जो ढोल की है, मधुरता का संचार कर देते, उसको मधुर लगती है क्योंकि दूर से सुन रहे हैं। और पास वालों के कानों के पर्दे फटने लगते हैं, मतलब उनको वो परेशान करती है वो आवाज। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के, हाँ, जब वो दूर से कोई सुन रहा होता है उसको, तो वो अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है कि हाँ किसी के का विवाह हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। हाँ, कि शोर शराबा, कोलाहल मतलब शोर शराबे से भरे हुए एक घर के कोने में कहीं ना कहीं एक नववधु बैठी होगी, ठीक है। ऐसी सी कल्पना वो कर लेता है अपने मन में। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद, मतलब कहीं ना कहीं निराशा, जो वो अपने घर से दूर हो जाती है, इन सब से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। हाँ, जो उसको आवाज हो रही होती है, लेकिन ये सब सोच के ये सारा कुछ मधुर हो जाता है, ठीक है, मधुर लगने लगता है। हम्म, यह बात सच है कि दूर रहने में हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। हम जब दूर होते हैं तो सच में जो कठोरता है किसी भी संगीत की या किसी आवाज की या किसी भी बात की, जो कठोरता है उसका अनुभव हमें नहीं होता। इसलिए दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, भले ही पास में कितना ही कठोर क्यों ना हो। यही कारण है कि जो तरुण संसार के, अब इसमें यहाँ पर ध्यान से सुनना बच्चों, लेखक दूसरे निबंध का भी समावेश इसमें कर रहे हैं। किस प्रकार से, देखें कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, तरुण मतलब युवा, यंग लोग जो हैं, जो संसार के जीवन संग्राम से, कि संसार में जीवन में जो भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो संग्राम है, उससे वो दूर हैं अभी, और उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मोहक प्रतीत होता है, क्योंकि अभी उन्होंने जीवन देखा नहीं, उसके संघर्ष को झेला नहीं, ठीक है ना। जो वृद्ध हो गए हैं वो बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब उन्हें अपनी बाल्यावस्था याद आती है, अपनी तरुणावस्था मतलब अपना युवा अवस्था याद आती है, वो उससे दूर हट गए हैं और वो अपने अतीत में खो जाते हैं, अपनी बाल्यावस्था और युवावस्था की सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं और उसको याद करते हैं। कौन? जो वृद्ध हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो उससे अब दूर है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं जो वृद्ध हैं वो बाल्यावस्था और युवावस्था से दूर है, उनको वो अच्छा लग रहा है,
और जो युवा हैं, जो तरुण अवस्था में हैं, उनको जीवन का कुछ नहीं पता, वो बाद को चाहते हैं कि पहले आ जाए, कि हम इतनी उम्र के हो जाएं, हमारे बच्चे हों, हम सेटल्ड हों, सब कुछ ऐसा सब कुछ वो सोचने लगते हैं। उनको वो सब कुछ सुखद लगता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ दूर है। वो अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं, ये सब सोचने लगते हैं। ठीक है, तो तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, की क्रांति करके सब कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो वृद्ध हैं वो अतीत के गौरव में ही खोए रहते हैं और उसको ही वो बचा के रखते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान जो है वो सदैव शुद्ध मतलब अशांत या चिंतित रहता है, और वर्तमान काल सदैव ही सुधारों का काल बना रहता है, क्योंकि वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहते। जो दूर है, जो हमारे पास नहीं है, चाहे वो बीत गया या जो आने वाला है, उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसी की कल्पनाएं करते रहते हैं, उसी में हम खोए रहते हैं। ठीक है, तो हम वर्तमान में हमेशा सुधार करना चाहते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। हर काल में सुधार की आवश्यकता रही है, तभी तो आज तक कितने सुधारक हुए हैं जिनका कभी अंत नहीं हुआ, जैसे कि बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी। इनमें ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं हुई। इसके अलावा भी नगर नगर में, गांव गांव में बहुत सारे सुधारक समय समय पर होते रहे हैं, जिन्होंने समाज में सुधार करने का प्रयत्न किया है। ये सच है कि जीवन में नए नए दोष आते रहते हैं, नए नए सुधार होते रहते हैं, समय के साथ साथ सब बदलाव आता रहता है। जो एक समय पर दोष है वो दूसरे समय पर सुधार हो सकता है, या एक समय पर जो सुधार है वो दूसरे समय के लिए दोष बन जाता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए जो हमेशा ही जो जीवन है उसको प्रगतिशील माना गया है, कि वो हमेशा उन्नति करता रहता है और सुधार करता रहता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। हाँ, कि जो हिंदी के साहित्य लिख रहे हैं उनको लगता है कि जो आज हम लिख रहे हैं भविष्य में का गौरव इसी में निहित है। ठीक है, और पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी एक अतीत बन जाएगा, और उसमें हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्ट ना लें, क्योंकि उसमें कुछ सीख ना मिले, हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज एक समय पर जरूरी है वो दूसरे समय पर हो सकता है उसका कोई महत्व ही ना हो। ठीक है ना, और आज जो तरुण है, मतलब जो यंग है, जो युवा है, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। ठीक है ना, जो आज तरुण है, जो यंग है, युवा है, वो एक समय में वृद्ध हो जाएंगे वो, और वही अपने अतीत को सोचेंगे और उसके गौरव के बारे में सोचेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, क्योंकि जो आज तरुण है, युवा है, वो एक समय में वृद्ध हो जाएंगे और फिर नए युवा आ जाएंगे जो भविष्य का स्वप्न वो देखेंगे। फिर आगे दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि वो स्वप्न देख रहे हैं, वर्तमान में नहीं जी रहे, इसलिए उनको भी दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ठीक है, तो समाज सुधार की बात भी कर दी, दूर के ढोल सुहावने की बात भी कर दी। लेखक ने यहाँ दोनों निबंधों का समावेश करके हमें बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।